आपका दिल टूटा क्या खबर था? नहीं, मेरा दिल क्यों टूटेगा भाई? तो दिल पत्थर का है कि टूटता नहीं, मेरा तो कोई क्रश नहीं है। तो जो हम पे दो खानदान जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं वो पाकिस्तान की माशी हालात को ठीक करने नहीं आए थे। मैं तो एक बेटी हूँ, कब तक लड़ूंगी मैं? ये जागीरदार सरदार आए रोज कत्ल कराते हैं। मोटिवेशन हमें हमारी सोसाइटी ही हमें देती है। कुछ लाइफ के अंदर शख्सियात ऐसी थीं कि जिन्होंने कभी मुझे ना गिरने नहीं दिया। इतनी मर्तबा उसको अरेस्ट करवाया गया तो उस पे आज तक एक एनसी भी नहीं है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। इस उम्मीद के साथ शो का आगाज करेंगे कि आपके घर में लाइट आ गई होगी और आप हमारा शो देख रहे होंगे। और अगर नहीं आई है तो फिर आप अगर इंटरनेट चल रहा है, डेटा चल रहा है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, वरना फिर रिपीट में देख सकते हैं। यही होगा। ये कल तो काफ़ी लोगों ने हमारा शो नहीं देखा, देख नहीं सके क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन लाइट नहीं। और टॉप ट्रेंड्स में आपको हम बताएंगे किस तरह पाकिस्तानियों ने और दुनिया भर में पाकिस्तानियों ने हमारे बिजली के सिस्टम का मजाक उड़ाया। लेकिन विल स्टार्ट आवर शो विद कोट ऑफ द डे। एग्जैक्टली। और आज का कोट ऑफ द डे, मैं कोट ऑफ द डे एक इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है, आज रजब का पहला दिन है। माह रजब शुरू हो चुका है, उसका पहला दिन है। इस माह को हुर्मत वाला महीना भी कहा जाता है। हदीस मुबारका है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रोड्यूसर साहब ने आज प्रोग्राम के आगाज़ में रजब का जिक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक़ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब में बीज बोया जाता है, शाबान में आबियारी की जाती है, रमज़ान में फल खाया जाता है। हम जानते हैं कि शब महराज एक महीने में है, शब बरात एक महीने में है, फिर शब कदर एक महीने में, और ये तीनों बड़े अफजल महीने हैं। समझिए कि इसी महीने से आपके रोज़ों का आगाज़ हो जाना चाहिए और इबादतों का सिलसिला भी शुरू हो जाना चाहिए। और यही महीना है तलहा, इसी महीने की 27 तारीख को आक़ाए दो जहां तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। अल्लाह ताला ने उनको अपने दीदार से के लिए बुलाया था और सातों आसमानों की सैर भी करवाई थी। तो आगे चल के हम अपने शो में कुछ अर्से बाद आपसे इस माह मुबारक की जो डिटेल्स हैं वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन फ़िलहाल नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। जी हाँ। अच्छा जी, पहले हम टॉप ट्रेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाएंगे। तो टॉप ट्रेंड में तलहा, आपको पता है काफ़ी लड़कियों के दिल टूट गए हैं और शादाब खान टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। 1000 से ज़ायद सारिफीन अब ट्वीट कर चुके हैं शादाब खान पे। शादाब खान का कल निकाह हो गया है तो लड़कियों ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो अपने इजहार किया है दिल का। आप देख सकते हैं, अगर स्क्रीन पे हम आपको दिखाएं किस तरह की ट्वीट्स की गई हैं, लड़कियां किस तरह से आपका दिल रो रहे हैं। नहीं, मेरा दिल क्यों टूटेगा भाई? आपका दिल पत्थर का है कि टूटता नहीं? मेरा तो कोई क्रश नहीं है। अच्छा। इतना किसी को क्रश आपको याद है शादाब को एक अंग्रेज लड़की ने प्रपोज किया था और फिर वो भी शर्मा गए थे, काफी शाय गाए हैं टाइप के हैं। अम्मी की पसंद से शादी की है मेरे ख्याल से, अम्मी की पसंद से की है शायद। ये तो मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन क्या लिखा हुआ है आप ये देखें, आप ये देख सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई अपनी बहनों की आंखें बंद करते हुए कि मत देखो, सहा नहीं जाएगा। लड़कियां के एक्सप्रेशंस लड़कियों के दिखाए जा रहे हैं, किस तरह से लड़कियां तो लड़का है और काला सा मेरे ख्याल से एक्सप्रेशंस उनके कहा जा रहे हैं, में कह रहा है कांग्रेट्स। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ये भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। ऑफ कोर्स ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रिसिटी टॉप ट्रेंड में शामिल ना हो। इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेक डाउन 62,000 से ज़ायद सारिफीन इस पे ट्वीट कर चुके हैं और कल से अब तक ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। डिफरेंट किस्म की मीम्स ही बनी है, मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी का, किस तरह से हमारे यहाँ बुरा हाल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस पे मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं इस वक्त। चलें जी, आगे चल के हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मीम्स चली हैं सब्जेक्ट के ऊपर, ऐसी मीम्स चली हैं कि देखने वाले लोट पोट हो गए। वील डिस्कस देम इन पर्टिकुलर, लेकिन पहले आज की टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। पंजाब में एक बहरान खत्म, दूसरा शुरू। पीटीआई निगरान वजीर आला की तैनाती के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज, आज दमादम मस्त कलंदर होगा। नकीबुल्लाह कत्ल के अहम तरीन केस में हैरान कुन फैसला। सुपर कॉप राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान छूट गए। अब नकीबुल्लाह का लहू किसके हाथ तलाश करें, अहले खाना शशदर हैं। माजूरी, मजबूरी,
नहीं, मुस्तफा अली ने साबित कर दिखाया। 3 बार वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीतने के साथ सिंध से खुंजराब तक का सफर भी तय कर दिखाया। स्पेशल एथलीट नौजवान के लिए मशले राह है। और कराची में सर्दी आई, फिश प्लेटर की सौगात साथ लाई। शाही शनवारी की मछली की दूर दूर तक धूम है। अब्दुल हादी चटखारों से तारुफ कराएंगे आज। राइट, अब बात करें कुछ बिजली के बहरान की, तो हम जानते हैं कि बहुत सारी चहमगोइयां शुरू हो गई, रूमर्स आ गए, गॉसिप शुरू हो गई, मीम्स का एक तूफान आ गया कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान। अच्छा, फिर बहुत सारी गलत खबरें फैलना शुरू हो गई कि पेट्रोल खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया। आई नो सर्कुलर डेट पावर सेक्टर में 4000 अरब रुपए करीब है और पेट्रोल सारा बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन ओगरा यही कहता है कि हमारे पास 1-1.5-2 महीने का माल पड़ा हुआ है तो हम सेफ हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको फॉर एग्जांपल बीबीसी की खबर का रेफरेंस यहां देना चाहूंगा। बीबीसी ने आज खबर छापी है कि IMF पाकिस्तान का मीटर लेकर गायब हो गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि जब दुनिया के इतने बड़े बड़े न्यूज के प्लेटफॉर्म्स ऐसी खबरें छापेंगे, ऑफ कोर्स दिस इज सैटायर एंड सार्काज़म, लेकिन हकीकत यही है कि मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि जैसे ही बिजली गायब हुई तो लोगों ने 2+2 करना शुरू किया, कड़ी को कड़ी से मिलाया और बोला देखो भाई मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे ही है जैसे बिजली का निजाम है। इसे मजीद इंफॉर्मेशन लेंगे। सालिक हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि अभी फिलहाल सूरत हाल क्या है। जी सालिक, बताइएगा, अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। काफी सारे इलाकों में अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। कराची में के की जाने से दावा किया गया था गुज़श्ता रात को 11 बजे जब शहर की पूरे मुल्क में बिजली बतदरीज बहाल की जा रही थी, तो के की जाने से दावा किया गया कि शहर की बिजली 3 से 4 घंटों में बहाल कर दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ये दावा सिर्फ उनका दावा ही रहा। शहर के किसी इलाके में बिजली जो आई लेकिन वो आने के फौरन बाद चली गई। यही सूरत हाल हमने पूरे शहर में देखी। कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब 24 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं लेकिन वहाँ पर अभी तक बिजली नहीं आई। कुछ इलाकों में बिजली आई, आने के बाद 15 मिनट, आधे घंटे और 1 घंटे के वक्फे के बाद वो बिजली दोबारा चली गई। आज सुबह 7:30 बजे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि एक बार फिर ब्रेकडाउन की सूरत सामने आई है। शहर के जो इलाके हैं, सदर है, मरकजी जो इलाके हैं, इसके अलावा गोलीमार, नाजरबाद, नॉर्थ नाजरबाद के इलाके हैं, यहाँ पर बिजली आने के बाद रात को दोबारा चली गई है। सुबह 7:30 बजे इन इलाकों में ब्रेकडाउन हुआ है। इसके अलावा रात के औकात में अजीजाबाद के इलाके में ब्रेकडाउन हुआ है, लियाकताबाद के इलाके में ब्रेकडाउन हुआ है। ये सूरत हाल हमने पूरे शहर में देखी है। जबकि इसके अलावा शहर के जो मुजाफाती इलाके हैं और खासतौर पर जो कच्ची आबादियां हैं वहाँ पर बिजली की सप्लाई ताहाल फ्राहम नहीं की जा सकी। के हुकाम का ये कहना है कि वो अपनी 750 मेगावाट बिजली को जो सिस्टम में दाखिल कर रहे हैं और इसी वजह से शॉर्टफॉल का उन्हें सामना और लोड शेडिंग करके तमाम कमी को वो पूरा कर रहे हैं और शहर में बिजली की सप्लाई को बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि शहर के बेशतर इलाके इस वक्त भी बिजली से महरूम है। में ये भी आ रहा है कि इन लोगों के पास जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो कोई बैकअप नहीं था, कोई बैकअप प्लान नहीं था, इसी वजह से पूरे तमाम इलाकों को इस मुश्किलात का सामना, बल्कि पूरे पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा कल। तो अभी भी कोई प्लानिंग नहीं है, अब तक कुछ पता है कब तक बिजली बहाल हो जाएगी उन इलाकों में जहाँ पे अब तक बिजली नहीं आई है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक के हुकाम तो यही दावा कर रहे हैं कि वो शहर की बिजली जो है वो जल्द जल्द बहाल कर देंगे। लेकिन ये वादा उनका जो है अभी तक वादा ही है। हुआ यह है कि जो शहर के सिस्टम में जो बिजली शामिल की जानी थी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अपनी जाती मैन्युफैक्चरिंग बनाने के बाद वो 750 मेगावाट की कह रहे हैं कि उन्होंने सिस्टम में शामिल की है। लेकिन और बैकअप प्लान ना होने की वजह से शहर को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। क्यों हुआ ब्रेकडाउन, क्यों हुआ साले? कुछ मालूम पड़ सका इस बारे में? कोई खबर आई आपके पास अंदर की? जी देखिए, ये NTDC की जो वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है वो तो यही कह रहे हैं कि सिस्टम में कोई फॉल्ट आया है मंगला और तरबेला के वहां पर। लेकिन जो बुनियादी जो चीजें हैं उसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में जो है वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी जाएगी। इब्तिदाई रिपोर्ट आज दोपहर तक पेश की जाने के इम्कान है, जिससे ये बताया जाएगा कि बिजली का जो ब्रेकडाउन हुआ उसकी वजूहात क्या है। लेकिन जराये ये बता रहे हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ टेक्निकल एरर रहा है जिसने जो बैकअप और तमाम चीजों को जो है डिस्टर्ब किया है। पूरे मुल्क की बिजली एक साथ जो सिस्टम में ब्रेकअप आने की वजह से पूरे मुल्क की बिजली एक साथ बंद हुई है। राइट सालिक, बहुत बहुत शुक्रिया सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे रिपोर्टर हमें बता कि NTDC नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो केरी तरबेला और मंगला और 3 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। वर्दा ने जिक्र किया बैकअप का, तो बैकअप का जिक्र करना पावर सेक्टर के लिए मेरी नज़र में वर्दा बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े के मुतरादिफ है, क्योंकि हम वो मुल्क हैं जो अपनी डिमांड मुश्किल से मीट करते हैं, बहुत मुश्किल से।
और वो डिमांड सप्लाई का जो गैप होता है, आप देखती हैं गर्मियों के अंदर जब लोड शेडिंग शुरू होती है तो मालूम पड़ता है जी इतने हजार मेगावाट शॉर्ट है। मुल्क चला रहे होते हैं, थोड़ा बहुत आप कुछ सोचते कल के हैं प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि हमारे मुल्क में पावर सेक्टर का निजाम इतना बोसीदा और फरसूदा है। जब आप 1950 का निजाम 2023 में भी चलाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा फॉल्ट कहां आया। फॉल्ट आने के कई दिनों के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और फिर रिपोर्ट आएगी। आजकल दौर ऐसा है, टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेडेड हो चुकी है, इतनी लेटेस्ट आ चुकी है कि एक सेकंड में मालूम पड़ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फॉल्ट कहां हुआ है, क्या हुआ है, किस तरह सही होना है, हमें नहीं पता चलता। हम ट्यूबलाइट हैं, हमारे यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं नहीं, जिस तरह की भी हमारे पास चीज़ें हैं उन्हीं की फैसिलिटीज़ की बदौलत हम उन्हीं की हेल्प से हम मालूमात ले सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो की तरह कि क्या चल रहा है मुल्क भर में, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तो जूतों चल ही रही है, कभी भी सेटल नहीं हो पा रही है, अभी तक अनस्टेबिलिटी है। और अगर हम बात करें कि भाई देखें पिछला साल ही पूरा खत्म हो गया, नया साल का जनवरी भी एंड होने को आया है, लेकिन मुल्क में इस्तेहकाम अभी तक नहीं आ सका है। पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील होने के साथ ही उम्मीद थी कि शायद सियासी महाज आराई में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि अब निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर इख्तलाफात उठ गए हैं और आज से तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। मगर अब कुछ हमवतनों का ये भी ख्याल है तला कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है और माशी अदम इस्तेहकाम है, क्या ऐसे में ये एहतजाज करना क्या सही है कि नहीं है? क्योंकि 24 घंटों का जो कल पावर ब्रेकडाउन भी हुआ, उसके बाद जो नुकसानात हुए हैं, लोगों के कारोबार नहीं चल सके कल भी, उसमें भी बहुत बड़ा मसला है। लेकिन पीटीआई डटी हुई है, वो कह रही है कि नहीं जी हम एहतजाज करेंगे। आपने कहा कि सियासी महाज आराई असेंबलियां तहलील होने के बाद खत्म हो जाएगी, ये कुछ हद तक खत्म नहीं, कुछ हद तक रुक जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जब असेंबलियां तहलील हो रही हैं तो उसके बाद इलेक्शन होने, और इलेक्शन में सियासी महाज आराई ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट मौसम होता है वो जंग लड़ने का कि हाँ वो देखते हैं किसमें कितना मुकाबला है, कैंपेन चलाते हैं और लेकिन अब ये सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं हुआ, ये सियासी मुआशी और मुआशरती अदम इस्तेहकाम भी है। क्योंकि याद रखिए गुज़िश्ता रोज ही एक बाप ने अपनी बेटी को एक वीडियो वायरल होने पे गोली मार दी 4 सद्दा में, अल्लाह रहम करे। खैर हमारे साथ मौजूद हैं ज़रताज गुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, उनसे बात करेंगे। सवाल करना चाहूँगी ज़रताज गुल साहिबा सबसे पहले कि इमरान खान की मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ एहतजाज की कॉल, एक पहला मुजाहरा उनका आज होने वाला है, दूसरा मुजाहरा कल होगा, लेकिन ज़रताज साहिबा यहाँ पे सवाल उठता है कि इस वक्त मुसलसल सियासी कशमकश और मुआशी हालात इसकी इजाज़त देते हैं? आपको लगता है कि मुल्क में एक और एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाए? देखिए जी, जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो तो जारी बात है इन 9 महीनों के अंदर ये वाज़ेह हो गया है कि ये जो करप्ट टोला और हुक्मरान किसी अना की वजह से, किसी की जिद की वजह से और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बदौलत किसी के मोहरे बन के ज़मीर फरोशी करके वो जो हम पे 2 ख़ानदान ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं, वो पाकिस्तान की माशी हालात को ठीक करने नहीं आए थे, वो अपने हालात ठीक करने आए थे। और अपने हालात उनके ये कि किसी का बेटा फेडरल मिनिस्टर बन गया है, किसी का भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया है, किसी के मुशीर वजीर 84 से ज्यादा उनकी लिस्ट हो गई है, किसी के नैब के केसेस सलमान शहबाज समेत आप देख लें 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म हो गए हैं। और हर इस वक्त डाकू चोर लुटेरा जो है वो हार पहन के इस वक्त वजीर मुशीर जो है वो बना हुआ है। समझती हैं कि इस वक्त बुनियादी मसाइल क्या हैं? लोग आटे की लाइनों में खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ सियासी कशमकश ने ऐसा लगता है कि कसम खा ली है कि इसने खत्म नहीं होना। पाकिस्तान के अवाम के हालात ये हैं कि बापर्दा खवातीन जो हैं वो लाइनों में आटे लगी हुई हैं, और जो हमारे दौरे हुकूमत में 20 kg का आटा जो है वो 1200 रुपए पे मिल रहा था कि बोरी, वो इस वक्त 5000 के करीब पहुंच चुका है और वो भी नापैद है, मिल नहीं रहा है इस वक्त जो है। और दूसरी तरफ आवाम जो है वो खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर है। 14 घंटे की मुल्क के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। और उनके एक वजीर फरमा रहे थे, जिसको कभी कोई शर्म नहीं आती, कभी कोई हया नहीं आती, वो फरमा रहे थे कि अगर आप मार्केट जल्दी बंद कर देंगे, अगर आप बिजली जल्दी बंद कर देंगे तो मुल्क के अंदर जो है वो बच्चे जो है वो कम पैदा होंगे। ये उनका एक इंटरनेशनल नुस्खा था। एक वजीर उनका फरमाता है कि सैलाब से आसमान उतर रहा था। भीख मांगने के तरीके जो है शहबाज शरीफ साहब बताते हैं, जो कार की डिग्गी में बैठ के वजीर आजम बने थे। तो इस मुल्क के माशी हालात तो इन्हीं चोर हुक्मरानों और डाकू ने मिल के बनाए हैं। अब इससे निजात का एक वाहिद तरीका है, और वो यही वाहिद तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर जनरल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ने के बजाय
हर नालायक बंदे को, हर प्ली बार्गेन करने वाले बंदे को, हर मुजरम को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। और बिल्कुल खान साहब ने ठीक फरमाया है, यही वक्त है, यही मौका है कि अवाम निकलें, क्योंकि ये 22 करोड़ अवाम के वोट की और उनकी ताकत की तौहीन है कि उनको अपने एक इलेक्टोरल वोट से जो है वो महरूम रखा जाए। और रात के अंधेरों में कभी किसी को हमारे ऊपर वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला जो है वो मुसल्लत किया जाए जिसने प्री बार्गेनिंग की हुई हो, किसी को ऐवान इकबाल के अंदर वज़ीर आला बना दिया जाए, किसी को जो है वो रेड कारपेट मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो इस सिस्टम के खिलाफ खान साहब को इसलिए नहीं निकलना पड़ेगा कि इस नालायक हुक्मरानों के ऊपर या इस 14 जमातों के PDM के टोले के ऊपर कोई दोस्त ममालिक इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आपको पायदार और पाकिस्तान के अवाम से आए हुए बहुत बहुत शुक्रिया सरताज गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद थी। उन्हें बताया कि जी आधी रात को फैसले हो रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया तलहा कि क्या वाकई इस तरह से अदम इस्तेकाम जो चल रहा है उसमें दोबारा से एहतजाजी कार्रवाई करना क्या ये सही है? क्योंकि बहुत से लोगों का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। देखिए ना, जो गेम चल रही है, जिस तरीके से निज़ाम और सिस्टम चल रहा है, इसमें कोई और आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, कोई और रास्ता ही नहीं है इख्तियार किया जाए सिवाय रोडों पर निकलकर एहतजाज करने का, जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा हो गया ना, अगर आपने शोर नहीं मचाया, अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए, अगर आप शरीफ बन गए तो लोग बदमाश बन जाएंगे, आप बदमाश बन गए तो लोग शरीफ बन जाएंगे। मजबूरन शरीफ को भी बदमाशी का लिबादा ओढ़ना पड़ता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। ऐसा ही एक केस आपके सामने रखते हैं अभी, उम्मे रुबाब। यकीनन कोई आप सब जानते हैं उनके केस के बारे में, लेकिन फिर आपको बता देते हैं कि इंसाफ के उसूल के लिए कहीं सालों बीत जाते हैं और कहीं बहुत से फैसले बासर अफराद के सामने हाथ बांधे दिखाई देते हैं। सिंध की बेटी उम्मे रुबाब अपने दादा, वालिद और चाचा के कातलों को सजा दिलवाने की मुंतजर है और 5 साल बीत चुके मगर फैसला ना आया। अलबत्ता कल नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए गए। और सोचिए कि नकीबुल्लाह महसूद के जो वालिद थे वो अपने बेटे को इंसाफ दिलवाते दिलवाते इस जहान फानी से कूच कर गए और फिर ये इंसाफ उनके सामने आया। वो यकीनन जिंदा होते तो बड़े परेशान होते, लेकिन उम्मे रुबाब कितनी मेहनत करेंगी और कितने साल और अदालतों में धक्के खाने के लिए तैयार हैं ये मैं पूछूंगा उनसे। उन्होंने मैं ज्वाइन किया है। उम्मे रुबाब, वेलकम टू दुनिया बोल है, आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में दिया। और कितने सालों का हौसला और स्टेमिना आपके अंदर बचा है उम्मे रुबाब, क्योंकि जो हमारा अदालती निज़ाम है जहां 22-23 लाख केसेस पेंडिंग होते हैं और फिर भी जून जुलाई की छुट्टियां ली जाती हैं जज साहिबान की जानिब से, ऐसे सिस्टम में आपको इंसाफ की कितनी उम्मीद है? देखिए 17 जनवरी 2018 पे मेरे वालिद साहब, दादा और चचा, 3 मर्डर एक ही फैमिली के एक ही दिन पे होना। मैंने 3 जनाजे उठाए और तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने इंसाफ के लिए, अपने वालिदैन के, अपने बड़ों के इंसाफ के लिए मैंने ये एक जंग लड़ी। अभी तक मैं, आप देखें कि ये कोई मैदान जंग से कम नहीं है इस निज़ाम के खिलाफ खड़े होना, इंसाफ मांगना। मैं चल तो रही हूँ अदालतों में, मैं वही बोलती हूँ कि मैं तो एक बेटी हूँ, कब तक लड़ूंगी मैं? ऐसा ना हो मैं हिम्मत हार जाऊँ। मैं हिम्मत इसीलिए भी नहीं हार रही कि सिंध के पूरे मजलूमों की नज़र मेरे केस पे है, हर एक मजलूम की नज़र इसलिए इस केस पे है कि ये जागीरदार सरदार आप देखें कि आए रोज कत्ल कराते हैं और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इनके खिलाफ खड़े हों। उम्मे रुबाब, जोखियो केस में देखिए ना क्या हुआ। जोखियो केस में बेचारे कुछ नहीं कर सके, आखिर में उनको हथियार डालने पड़े। शाहरुख जतोई केस में आप देख लीजिए क्या हुआ। यकीनन उस लड़के ने 10-12 साल जेल में तो गुजारे, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल, मुझे भी इतना ही प्रेशर दिया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज के लिए, पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। अपनी अदालतों की आपकी लाइफ थ्रेट्स भी आती होंगी। कितने पैसे ऑफर हुए? मुझे करोड़ों रुपए ऑफर हुए। वो कह रहे हैं आपको मुंह बोली रकम देने के लिए तैयार है, बस आप बैठने के लिए तैयार हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान के आईन पे, मैं पाकिस्तान के कानून पे यकीन रखने वाली हूँ और इंशाल्लाह मैं इनको सजा दिलाऊंगी। तो उम्मे रुबाब, अभी जब ये सब बरी हो गए हैं अदालत से, तो आप क्या आगे किसी और अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं? कुछ सोचा है आपने आगे फर्दर? देखिए, मैं अदालतों पे यकीन रखती हूँ, मैं अपने मुल्क पे यकीन रखती हूँ कि मैं ज़ाहिर पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आई। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बारहा मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि आप लोग इस केस में ज़रूर मुदाखलत करें, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे मुल्क में इंसाफ मिले। हम चाहते हैं कि कानून का जो कानून की यहाँ पे बालादस्ती हो।
तो मैं इंसाफ के लिए ये एक जंग लड़ रही हूँ। यकीनन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हिम्मत ना हार जाऊं, क्योंकि इस निज़ाम के खिलाफ आप खड़े हुए हैं। आप देखें, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एक इज्जतदार इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खाना यहाँ पे मुश्किल है, तो मैं कैसे अदालतों के खर्चे बर्दाश्त कर रही हूँ। और मेरी जिंदगी जो है टोटली कॉम्प्रोमाइज हो गई है। मेरे घर में आप देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मेरे चचा के जो शहीद चचा थे, वो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब है, वो अभी स्कूल जाने जितनी उनकी एज हो गई है, वो घर में बैठे हुए हैं। कोई हमारी पर्सनल लाइफ तो रही ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमें थ्रेट है, पूरी फैमिली को खतरा है। मेरी बहन आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं तवज्जो दिलवाना चाहूँगा व्यूअर्स की भी, आपकी भी एक हदीस की तरफ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हुई जब उनका कोई बड़ा अमीर व कबीर जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता, और जब कोई मामूली सा आदमी जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती। सही बुखारी 4304। तो वाज़ेह है कि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है ना उम्मे रुबाब, उसमें गरीब पिस जाता है, रईस निकल जाता है। और आप जो कर रही हैं वो जिहाद से कम नहीं है। और जब आप जिहाद के लिए निकलते हो तो सर पे कफन बांध के निकलते हो, और आपको थ्रेट्स भी आ रही हैं, पैसे भी आपको ऑफर हुए, आपने लेने से इनकार कर दिया, अदालतों में आप धक्के खा रही हैं। अल्लाह ताला आपको जल्दी इंसाफ दिलवाए। सिस्टम में उम्मीद है आपको, मुझे पता नहीं क्यों इस सिस्टम में उम्मीद नहीं रही है। आप तैयार हैं? क्योंकि यकीनन इसमें बड़ी कुर्बानियां देनी होगी, तो आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाए शायद। बिल्कुल। देखिए, इनकलाब लाने के लिए ना, इनकलाब आने के लिए खून की जरूरत होती है। मैं अपने घर से दे चुकी हूँ, और अगर मेरे खून की जरूरत पड़ी तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से ये सरदार हम पे मुसल्लत हैं, किस तरीके से ये सितम ढाते हैं आप लोगों पे। आप देखें कि मैं अपने घर में 3 जनाजे उठा चुकी हूँ, इसीलिए मुझे एहसास है कि किसी और मेरे बाप के साथ इतनी नाइंसाफी ना हो। आपकी उम्र कितनी थी जब आपके चचा और वालिद को कत्ल किया गया था, दादा को? मैं 18 साल की थी जब ये इंसिडेंट हुआ, और मैं अभी तक खड़ी भी हूँ। इंशाल्लाह मैं लड़ूंगी, क्योंकि ये दर से करबला है। पर मैं फिर भी ये सवाल करती हूँ, मेरा हक बनता है सवाल करना, कि अगर हम जाहिर यकीनन इंसान के बस में कोशिश करना है, अल्लाह ने इंसाफ करना है, पर अगर हम अल्लाह पे ही इंसाफ छोड़ देते हैं तो फिर अदालतों का क्या काम है? मैं ये सवाल करती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सर, फिर हमारी अदालतें किस लिए हैं कि अगर हम ये मामला खुदा पे ही। सही, बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे रबाब हमारे साथ मौजूद थी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी तकामना, इतना बड़ा जिहाद वो कर रही हैं। हमारी दुआ है कि उम्मे रबाब को इंसाफ मिले और हमारी रियासत और अदालत कुछ होश के नाखून लें। अगर ये सब जिनके ऊपर इल्ज़ाम थे वो बरी हो गए हैं बाइज़्ज़त, तो कत्ल आखिर किया किसने था? और सोचिए राव अनवर जैसे केस का फैसला अभी 5 साल में आया, तो सोचिए दूसरे मर्डर केसेस का। ये तो एक इनकाउंटर का केस था, बाकी केसेस जो 20-20 साल 30-30 साल लगा रहे हैं। मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आइए, अदालतों का निज़ाम सीधा कीजिए, ताकि लोगों को इतना पैसा और इतना वक्त ना चाहिए इंसाफ के उसूल के लिए। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने अपने हौसले और हिम्मत से पोलियो से जंग लड़ी, कई अवार्ड्स अपने नाम भी किए और पाकिस्तान का नाम बुलंद करने में अपना एक अहम किरदार अदा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल पर्सन जनाब मुस्तफ़ा अली साहब। मुस्तफ़ा, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। कैसे आपने इंस्पिरेशन अपने अंदर जमा की, कैसे आपने अंदर मोटिवेशन जमा की, क्या था आपको? क्योंकि होता यही है कि लोग समझते हैं कि यार माजूर हो गए हैं, फंस जाएंगे, अब कुछ कर नहीं सकेंगे, लाइफ बोरिंग रहेगी, मुश्किलात का शिकार होंगे, लेकिन आपने उन तमाम मुश्किलात को अपनी ताकत बनाया और इतना कुछ अचीव किया। व्हाट्स योर सीक्रेट? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और देखिए, मोटिवेशन जो होती है, मोटिवेशन हमें हमारी सोसाइटी ही हमें देती है कि जब वो एक शख्स को जो डिसेबिलिटी का जो शिकार हो जाता है और जब वो बाहर सरवाइव करता है ना, तो फिर पता चलता है कि ये सोसाइटी आपके साथ किस तरह से खड़ी है।
तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था और मैं मतलब कि जैसे घर से बाहर कदम निकाला और मतलब कि लोगों का रिएक्शन देखा कि जैसे पता नहीं ये कोई अजीब सी मखलूक है, पता नहीं क्या है इसके साथ हो गया है। और ये मतलब कि एक माइंडसेट की समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या गया है हमारे लोगों को। मैं भी इस मुआशरे का हिस्सा हूँ, लेकिन तरह तरह के नाम, फिर मजाक उड़ाना, फिर हुटिंग करना और इवन कि यहाँ तक के राह चलते हुए धक्का दे के गिरा देना और ठोकर मार देना। तो ये सारी चीज़ें फिर सीखने के बाद फिर एक ही सोच पैदा हुई थी कि नहीं कुछ करना है, ताकि इस सोसाइटी को कुछ करके दिखाना है, ताकि ये ना समझे कि ये एक वजूद जो एक डिसेबिलिटी का शिकार हुआ है ये बिल्कुल बेजान है, बिल्कुल लाचार है और बिल्कुल बेसहारा है। हमारा सहारा अल्लाह ताला की ज़ात है और इंशाअल्लाह ताला हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। बेशक। तो मुस्तफ़ा, इतना लंबा सफ़र तय किया आपने, सिंध से खुंजराब तक गए, इसमें तो अच्छों की हालत बुरी हो जाती है और एक बहुत ही हिम्मत का काम है, वो भी बाइक पे सफ़र करना। तो ये कहाँ से आपके अंदर इंस्पिरेशन आई कि ये तो एक शौकिया भी कहते हैं वो क्रेजी शौकीन जो होते हैं ट्रैवलिंग के, उनका शौक होता है, क्योंकि आप वेट लिफ्टर और वेट लिफ्टर से एकदम से इतना दूर, वो भी बाइक पे सफ़र करना, इतने मौसम तब्दील होते हैं बीच में, गर्मी सर्दी। खतरों का खिलाड़ी है मुस्तफ़ा, खतरों का खिलाड़ी। ये शौक कैसे पैदा हुआ? देखिए इस जी बिल्कुल, इसमें जो है ना, देखिए पावर लिफ्टिंग के बाद जो है, क्योंकि मेरे हमेशा से कुछ लाइफ के अंदर शख्सियात ऐसी थीं कि जिन्होंने कभी मुझे ना गिरने नहीं दिया। मतलब कि जहाँ कभी मेरा कोई हौसला जो था वो कौन थी वो शख्सियात, नाम लेना उनका ज़रा। वहाँ पे मैं स्पेशली आज उनको थैंक्स भी करना चाहूँगा कि अगर वो ना होते तो आज शायद ये मुस्तफ़ा भी जो है वो आज मुस्तफ़ा ना होता है। सबसे पहले तो मैं PSRD जो इदारा है जो हमारा, जहाँ से मैंने स्टडी हासिल की, उनके जो प्रिंसिपल हैं सर सुहेल और मैडम रेहाना, फिर उसके बाद जो है सर इफ्तिखार साहब हैं जिन्होंने मुझे पावर लिफ्टिंग में मुस्तफ़ा अली बनाया, और देन उसके बाद जो है डिस्कवर पाकिस्तान के जो CEO थे डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब, उनकी तरफ से इस ख़ास तौर पे इस ट्रैवल को, इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए, जहाँ पर तमाम लोग कि ये एक चीज़ ऐसी माइंड में आई थी कि पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद एक टूरिज़म का ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ में कोई स्पेशल पर्सन जो है वो सरवाइव नहीं कर सका, और ये इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये फ़र्स्ट टाइम था। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं पाकिस्तान के लिए वो काम करूं जो किसी ने ना किया हो। तो मैंने तकरीबन काफ़ी लोगों से जब इसके ऊपर डिस्कस की कि सर मैं ये पाकिस्तान का तारीख़ का जो है ये रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने जो कंपनी CEOs थे वो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, यार हम तुझे पेट्रोल वगैरह डलवा देते हैं, तू इधर लाहौर के चक्कर वगैरह काट ले तो यही तेरे लिए बेहतर है, तू ये सफ़र नहीं कर सकता। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं सर, मैं इंशाल्लाह ताला ये करके दिखाऊंगा, बेशक आप मेरा साथ दें या ना दें। तो फिर डॉक्टर कैसर रफ़ीक और जो डिस्कवर पाकिस्तान सैयद अली रज़ा नकवी साहब, जिन्होंने प्रॉपर इस टूर के ऊपर हमें गाइड किया, कौन कौन से स्पॉट पे आपको मुश्किलात आ सकती हैं, क्या क्या कहाँ पर आपने किस तरीके से ख़ुद को सर्वाइव करना, अगर सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कैसे आपने उन हालात का जो है ना वो मुकाबला करना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग ना होते तो ये टूर और ये पाकिस्तान का पहला जो नेशनल रिकॉर्ड है ये हम ना कर पाते। वाह, शादी की है आपने मुस्तफ़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने हैं? नहीं है। अल्लाह ताला आपको जल्दी औलाद की नेमत से नवाजे। लेकिन यकीनन बेगम पूछती नहीं है आपसे कि भाई खैरियत तो है, घर पे ज़्यादा वक्त दिया करो? बिल्कुल, साथ साथ ही चलता है जी, वक्त भी चलता है और फिर अपने जो काम है वो भी साथ साथ ही चलते हैं। फ्यूचर में क्या भी प्लानिंग है करने की मुस्तफ़ा? फ्यूचर में जी इंशाल्लाह ताला वेरी सून हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं ऑन मोटर बाइक, और ये भी इन हिस्ट्री ऑफ पोलियो और दुनिया की तारीख का ये पहला ऐसा रिकॉर्ड होगा जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की तरफ से जो है वो ये कायम किया जाएगा, और ये एजाज़ इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के नाम करेंगे। ये हमारा जो ये ट्रैवल होगा ये भी मोटर बाइक के ऊपर होगा, और इसमें ये तकरीबन कोई 1,40,000 किलोमीटर का होगा, जिसमें 79+ कंट्रीज़ जो होंगी उसको हम एक्सप्लोर करेंगे।
वाओ, बड़ी स्पेशल बाइक होगी, आप जो यूज कर रहे हैं अपनी बाइक के बारे में तो बताइए मुझे मुस्तफ़ा। 3 व्हीलर है? जी जी बिल्कुल, हमारी जो डिसेबल पर्सन की जो बाइक होती है जिसके साथ 2 स्पोर्टिव साइडों पे टायर लगे होते हैं जो हमें मतलब कि गिरने से मतलब कि इस तरीके के जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारी जो स्पेशल ये बाइक होती है। हालांकि इसका ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हौसले बुलंद हो तो फिर ये चीज़ जो है ना वो नहीं देखी जाती, कि जो भी होगा देखी जाएगी। इंशाल्लाह ताला निकलेंगे और वतन का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। थैंक यू सो मच। मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे, एक मिसाल हैं ये उन तमाम लोगों के लिए जो थक हार के बैठ जाते हैं किसी भी हादसे से, जब गुजरते हैं कि जी अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ी मिसाल है। थैंक यू सो मच वंस अगेन मुस्तफ़ा, हमें अपना कीमती वक्त देने। आई थिंक मुस्तफ़ा आखिरी कुछ कहना चाह रहे थे प्रोड्यूसर साहब, ले लें उनकी आवाज़। जी 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 जी, मैं एक मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रहा था अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो है कि मैं हमारी ये स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉरेन मिनिस्टर साहब से कि वो हमें इस कॉज के ऊपर, अनबिलीवेबल जर्नी के ऊपर जो है, और इसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, हमें जो फैसिलिटेट किया जाए। और मैं स्पेशली चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, जिन्होंने हमारे इस कॉज के ऊपर लब्बैक कहा और हमारे इस कॉज को लेकर आगे जो है उन्होंने काम जो है अपना स्टार्ट किया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा वंस अगेन, थैंक यू सो मच। अगला, और आप देखें जी, हमेशा कंप्लेन करते हैं हमारी अदालतों की कि इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन इंसाफ मिल गया है तलहा फाइनली। हाँ, कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नहीं, खुले दिल से अप्रिशिएट करना चाहिए। खुले दिल से अगर 22 लाख केसेस में से एक केस का फैसला आ गया है तो मैं खुले दिल से अप्रिशिएट करता हूं। वर्दा कह रही नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि हैदराबाद में 1.5 साल पहले बल्दिया थाने की हुदूद में एक साबिक सूबाई सेक्रेटरी के बेटे उमर मेमन ने अपनी बीवी को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था, जो 4 बच्चों की माँ थी। उनको रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और आखिर में उनका इतना बुरा हाल था कि जब सुबह उनको अस्पताल लेके गए तो वो जख्मों की ताब ना ला सकी और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। शौहर का खानदान ताकतवर था, लेकिन कुर्रतुल ऐन के बहन भाइयों ने जब उनकी लाश देखी तो उन्होंने अहद किया था कि उमर मेमन को सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। बिलाखिर इंसाफ हुआ फाइनली और उमर मेमन को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तला हमारे साथ उनके भाई मौजूद भी होंगे। राइट, ऐसा ना हो कि वो फांसी की सज़ा के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील कर दें और फिर 5 साल लग जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं अजीजुल्लाह बलोच साहब, आप कुर्रतुल ऐन की फैमिली से। अजीजुल्लाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है, इन 2 सालों में आपके कितने पैसे खर्च हुए और सजाए मौत तो हो गई है, अब आपको लगता है कि वो लोग जाएंगे हायर कोर्ट्स में अपील करेंगे इस सजा के खिलाफ, और अगर ऐसा हुआ तो मजीद कितने साल और लग सकते हैं? जी, हमें तो ये उम्मीद है कि जितना जल्दी फैसला हो। बाकी पैसे जो खर्च हुए हैं वो तो हमने कभी हिसाब नहीं किया, क्योंकि हमने एक चीज़ पैसे को नहीं देखा था, हमने इंसाफ हासिल करने की चीज़ को देखा था। बाकी हायर कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की है, वकील भी किया है, और हमारा प्रेशर कितना है आपके ऊपर बलोच साहब? यहाँ पे केस लड़ा, कितने पैसे ऑफर हुए कि पैसे लोग करेंगे? कहानी छोड़ो, प्रेशर तो बहुत आया जी। हमें 10 करोड़ रुपए तक पैसे ऑफर हुए थे, और पहले तो ये लाखों से बात शुरू हुई, फिर 10 करोड़ रुपए पे आए। उसके अलावा इन्होंने थ्रेट जो दिए मेरे भाइयों को, मुझे भाई की 2 मोटरसाइकिलें चोरी करवाई गई। उसके हर तीसरे दिन उनको हुसैनाबाद थाने में बुलाया जाता, 2-2 घंटे वहाँ पे बिठाया जाता। फिर ये सारे प्रेशर जब उनके नहीं चले तो फिर उन्होंने जो है मेरी बहन का जो फ्लैट है उसी फ्लैट पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन वो FIR उन्होंने हमारे ऊपर करवानी चाहिए। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए तो फिर हमारी उनसे भी जान छूटी। तो फिर आखिर में वो हमारे सरदारों के पास चले गए, सरदारों को बीच में लेके आए, लेकिन हमने कोई भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं लिया, और इंशाल्लाह उसको सजाए मौत की जो कोर्ट ने सुनाई है, इंशाल्लाह हम उसको फांसी के फंदे पे लटकवाएंगे। सही। अजीज़, मुझे ये बताइएगा यहाँ पे कि आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ में मामूल के झगड़े थे, यानी कि लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता रहता था, तो पहले भी उन पे हाथ उठाया गया होगा यकीनन। तो कुर्रतुल ऐन ने इतना लंबा टाइम सर्वाइव कैसे, यानी कि पहले ही आप लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कि बात यहाँ तक पहुँची, कितनी बेरहमी से उनको मारा पीटा गया?
नहीं, एक्शन लेने की बात जो है ना, एक्शन हमने काफ़ी मरतबा लिया था। उसको हमने तकरीबन 3-4 मरतबा हमने अरेस्ट करवाया था, और एक मरतबा उसने अपनी बच्ची का हाथ तोड़ा था तो हॉस्पिटल वालों ने अरेस्ट करवाया था। 2 दफ़ा यहाँ पे मेरी जो बहन थी मरहूम, उनकी जो है 2 अमेच्योर हुई थी बेबीज़। तो वो इसलिए अमेच्योर हुई थी कि वो मतलब उन पे तशद्दुद हुआ था, और उसी वजह से वो वक्त से पहले बच्चे हुए थे। तो दोनों मरतबा इनको हॉस्पिटल वालों ने भी अरेस्ट करवाया था। लेकिन ये चली जाती थी, कोई प्रेशर था उनके ऊपर या आप लोगों को कोई प्रेशर दिया जाता था? वो आती थी घर पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब इतनी मरतबा उसको अरेस्ट करवाया गया हॉस्पिटल वालों की तरफ से, हमारी तरफ से, तो उस पर आज तक एक एनसी भी नहीं है। वो 2 घंटे में 1 घंटे में छूट जाता था। 2-2 लाख रुपए उसका वालिद साहब फेंक देता था पुलिस के पास, और वो ये बोलता था अगर मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी मैं बेच के इसको 1 रात भी थाने में गुजारने नहीं दूंगा। तो वो कुर्रतुल-ऐन को बच्चों के ऊपर थ्रेट करता था। अब लास्ट टाइम 6 महीने कुर्रतुल-ऐन हमारे घर पे रही थी, और हमने सब पूरी फैमिली ने इसको कुर्रतुल-ऐन को यही बोला था कि आप तलाक ले लो, लेकिन वो फिर स्कूल से बच्चे ले गया और उन पे बच्चों पे तशद्दुद करके इसको वीडियो कॉल पे दिखाई, बच्चे का बाजू तोड़ दिया। तो वो ये बोलता था कि मुझे जब तुम लोग थाने में बंद नहीं करवा सके, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था, तो मैं तो छूट जाऊंगा, मैं जजों के सामने 2-2 लाख रुपए फेंकूंगा, मुझे छोड़ देंगे। अजीजुल्लाह साहब, ये बताइए, आपने बताया कि इनके वालिद जो हैं वो साबिक सेक्रेटरी हैं सिंध गवर्नमेंट के, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि यार ये सेक्रेटरी सरकारी मुलाजिम होते हैं, इनकी तनख्वाहें इतनी कहां से हो जाती हैं कि ये 10-10 करोड़ रुपए आपको ऑफर कर रहे हैं, 2-2 लाख थाने में फेंक रहे हैं, अदालतों में कायदे आजम चला रहे हैं। बड़ा पैसा है इनके पास, ये सरकारी नौकरी का पैसा इतना होता है तो फिर वो वाइट तो नहीं होगा? बिल्कुल, ये वाइट मनी थोड़ी इतनी होती है। और आप देखें कि वो उस टाइम पे सेक्रेटरी रहे हैं जिस टाइम पे सिंध में सैलाब आया हुआ था, और उस सैलाब की 2 दफ़ा सैलाब की वो पैसे जो हैं वो तो लाजमी, आप सोचें अरबों रुपए इनका बजट होता है इरिगेशन का। क्या नाम है इनके उमर मेमन के वालिद का नाम क्या है? कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? खालिद हैदर मेमन, एक्स सेक्रेटरी इरिगेशन। इरिगेशन, ऑफ कोर्स, इरिगेशन तो आपको मालूम है, हर जमींदार को अगर पानी चाहिए अपनी जमीनों पे तो फिर पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे इरिगेशन जितना कमाता है, रेवेन्यू और इरिगेशन सिंध के 2 बड़े कमाऊ पूत हैं जो हराम पैसा कमा के देते हैं हुक्मरानों को। ये बताइए, आप अब हाई कोर्ट में अब अपील चली गई है, मुझे बताया जा रहा है इन लोगों की जानिब से। जितना जल्दी आपको फैसला अजीजुल्लाह साहब 2 साल में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला, जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में भी आपको लगता है इतना जल्दी फैसला आ जाएगा, या फिर वही वकीलों के जो टैक्टिक्स होते हैं कि 5-10 साल खींचो? जी बिल्कुल, ये टैक्टिक्स तो अभी भी उनके वकीलों ने कम नहीं चलाए थे, और कभी कोई बहाना होता था, कभी कोई बहाना होता था, लेकिन हमारे वकील माशाल्लाह अच्छे हैं, और वो ये बिकाऊ नहीं है कि क्योंकि उन्होंने वकील को भी पैसे ऑफ़र किए थे, जो हमें 10 करोड़ रुपए ऑफ़र दे रहे थे, तो वकील को भी उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे ऑफ़र किए थे, लेकिन माशाल्लाह वो वकील साहब जो हैं वो अपने पेशे के साथ नेक हैं, और वो जो है वो बिकाऊ नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हाई कोर्ट में भी यही फैसला बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। अजीजुल्लाह साहब, आप शाहरुख जतोई का केस भूल रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, शाहरुख जतोई को तो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सजा दी थी, और फिर क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा, और 12 साल में जिसको सजाए मौत हुई थी वो बाइज्जत बरी भी हुआ। तो ये चांसेस आपको लगते हैं भी हैं हमारे सिस्टम के तहत कि सजाए मौत का जो क्रिमिनल होता है उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, ये सिस्टम में तो ये खामियां हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको अगर 5-6 दफ़ा अरेस्ट करवाने के बाद एक रात को एक बंदा मतलब थाने में नहीं एक रात गुजार सकता, तो ये तो सिस्टम की खराबी है ना। हम जब अपनी बहन की तदफीन के बाद FIR करवाने गए थे तो हमारी FIR नहीं हो रही थी। वहाँ पे थाने पे SHO ने हमें क्या ड्रामे सुनाए वो हमें पता है। 3-3 दफ़ा हम गए थे पहले दिन ही तदफीन के बाद, लेकिन दूसरे दिन हमारी FIR हुई, वो भी सोशल मीडिया और मीडिया के प्रेशर के बाद। और वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी थी वो उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, मीडिया ने हमारा भरपूर साथ दिया। तो उस प्रेशर के बाद हमारी FIR हुई थी, और FIR के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें भी काफ़ी खामियां थी। अब जो आई विटनेस है
वो बच्ची जो है स्टार विटनेस आप उसको बोल सकते हैं, उन्हीं की मेरी बहन की बेटी हैं। तो उन्होंने जो बयानात दिए हैं उन पे जो चेक उनसे उनकी वालदा से साइन करवाए गए, उनके ऊपर तो पुलिस ने अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि वो चेक किस चीज़ के साइन करवाए थे, उनकी प्रॉपर्टी के कैसे साइन लिए गए थे उनसे, उस कोई भी चीज़ पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं की। अब वहाँ पे जो जहाँ पे ये हुआ था कत्ल, तो वहाँ पे पुलिस वो बच्ची जाके जब 2 दफ़ा पुलिस पहले गई है, लेकिन जब बच्ची साथ गई है तो बच्ची ने वो चीज़ें दिखाई हैं कि ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये इस चीज़ से मारा है, ये चीज़ मारी है, वो बच्ची बता रही है पुलिस को। क्या ये पुलिस का काम नहीं था? अब आते हैं शाहरुख जतोई के केस पे, तो वो देखें, एक यहाँ पे हमारा इस मुल्क में यही अलमिया है कि एक एलाइट क्लास जो होता है वो अगर ऐसे काम करता है तो वो साफ बच के निकलता है, और गरीब जो है वो बेचारा एक रोटी की चोरी में भी 2 साल कैद काट लेता है और फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती। तो मेरे ख्याल में जब तक हम खुद उसके वर्सा अगर पक्के होके खड़े हैं तो ये इंशाल्लाह इसको हम सजा दिलवा के बच्चे अभी आपकी बहन के आपके पास ही हैं कि उनके पास हैं, और अल्लाह से भी उम्मीद है कि हम इसको फांसी पे लटकाएंगे। आमीन आमीन। बच्चे आप लोगों के पास ही हैं कि नहीं, बच्चे तो हमारे पास हैं। अगर वो उन्होंने उसी बच्चों की कस्टडी के पीछे जी कंटिन्यू सर कीजिए प्लीज। हेलो, नहीं आप बोलिए अजीजुल्लाह साहब। मैं बता रहा हूँ कि बच्चे हमारे पास हैं। उन्होंने बच्चों की कस्टडी के हवाले से एक मतलब हम पे केस भी किया था, लेकिन क्योंकि वो बच्ची जो है 8 साल मेरी बहन की बेटी जो है वो आई विटनेस थी, अगर वो बच्चे वो ले लेते तो ये इसको सज़ा हो ही नहीं सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीजुल्लाह बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और कर दिया है कि इंसाफ का निज़ाम लूप होल से भरा हुआ है। जो इस वक्त मुजरिम है, मुलजिम से मुजरिम बन चुका है, वो है उमर मेमन, जिसके वालिद हैं खालिद हैदर मेमन, जो कि सेक्रेटरी इरिगेशन रहे हैं। तो पैसा बहुत सुकून नहीं, शायद यही वजह थी कि उमर मेमन ने अपनी बीवी को किस तरह कत्ल किया, तशद्दुद करके, टॉर्चर करके, और फिर जिस तरीके से पैसे ऑफर किए जा रहे हैं कि 10 करोड़ अजीजुल्लाह साहब ने बताया उन्हें ऑफर किए गए, थाने में जाके 2-2 लाख रुपए रख देते थे कि मेरे बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं होगा। तो यकीनन हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, जुडिशल सिस्टम है, खास तौर पर पुलिसिंग और थाना कल्चर का जो निज़ाम है, इसमें बेहतरी आने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम सिंध में जानते हैं कि 2 टीसीज ऐसे अभी गुजरे हैं, एक ने 182 करोड़ रुपए कैश निकाल लिए, एक ने 300 करोड़ कैश निकाल के बाकू में पार्टी कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है चोरी का, सिंध में स्पेशली, इसको खत्म करना होगा। ये सरपरस्ती में हो रहा है, ये सिस्टम के तहत हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और सिंध के लोग तबाह हो गए हैं। कि खत्म करना होगा, लेकिन खत्म करने वाला भी तो कोई आए जो खत्म कर सके। मतलब लोग सब इसी का हिस्सा बन जाते हैं, इसी सिस्टम, इस करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम कभी सही हो नहीं रहा है। खैर, मुझे तो उनकी बच्चों पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि उनके बच्चों पर इसका क्या गुजर रही होगी, जिसने अपनी माँ को कत्ल होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। तला एक 8 साल की बच्ची जब आई विटनेस है, अपनी माँ के कत्ल की, आप सोचें ज़रा कितनी कर्ब में वो होगी औलाद। बड़े से बड़ा केस, बात बड़ी सिंपल सी है। मैंने प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जहां रईसों के लिए कोई और कानून हो और गरीबों के लिए कोई और कानून हो। हमारे मुल्क में बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप रईस हैं तो आप कत्ल करके भी छूट जाएंगे, आप बड़े से बड़े केस में फंस जाएं, बड़ी से बड़ी अदालत आपको सजाए मौत दे दे, आप फिर भी रास्ता निकालने का, क्योंकि आप रईस हैं। अगर आप गरीब हैं तो एक रोटी की चोरी आपको फंदे पे लटका सकती है। क्यों? क्योंकि आप गरीब हैं। ब्रेक लेते आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। शामिल करेंगे अपना इकोनॉमी बिजनेस का सेगमेंट, उतार चढ़ाव, और बात होगी डिस्काउंट रेट की। स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट में इजाफा कर दिया है, 16 से अब 17% पर हो गया है। हम जानते हैं इस वक्त हमारे फॉरेक्स रिजर्व $4 अरब से भी कुछ कम बचे हैं। ऑलरेडी सर पे एक $500 मिलियन की पेमेंट खड़ी है चाइनीज बैंक को, जिसके बाद हम $3.5 अरब पे आ जाएंगे। माल पोर्ट पे फंसा हुआ है, उसको रिटायर करने के लिए, पोर्ट से निकालने के लिए डॉलर चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी परेशान बैठी है कि पैसा है नहीं, डॉलर है नहीं, हमारी एलसीज खत्म, क्लोज हो नहीं रही हैं, हम किस तरह अपना माल निकाले। डैमरेज अलग पड़ रहा है कंटेनर्स के ऊपर, बड़ी मुश्किलात है मईशत को वर्दा। जितने प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एलसीआं नहीं खुल रही हैं, कंटेनर फंसे हुए हैं पोर्ट में, जिसकी वजह से मेडिकल तबके पर कितना असर पड़ रहा है। मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो नहीं आ रही। मेडिकल डिवाइसेस में क्या क्या आता है? सारी डायग्नोस्टिक किट्स आती हैं हमारी, जिनसे हम ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, या जो वेंटिलेटर की चीज़ें लगी हुई होती है, ऑक्सीजन मास्क हो गया,
या पाकिस्तान वो खुश नसीब मुल्क है वर्दा जो अस्पताल में मौजूद कोई भी मशीन नहीं बनाता। वो कहता है सब इंपोर्ट करेंगे, अब डॉलर है नहीं, इंपोर्ट करके दिखाओ, एलसी खुलेगी। हमारे साथ मौजूद है मसूद अहमद साहब, चेयरमैन हैं हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन पाकिस्तान के, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले ये बताइए कि जो ये शॉर्टेज हो रही है मेडिकल डिवाइसेस की, जो ये नहीं पहुंच पा रही हैं अब तक, और हॉस्पिटल्स में भी जो है बहरान तो आ ही गया है, तो इसकी शॉर्टेज से कितना फ़र्क पड़ेगा मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर, और मरीजों को कितनी महंगाई का और सामना करना पड़ेगा? देखिए वर्दा, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि मेडिकल डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस कितनी है। ये मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है ना, ये कोई भी ट्रीटमेंट इस इंडस्ट्री के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि मेडिसिन की बारी तो बाद में आती है, पहले आप ट्रीटमेंट करेंगे या डायग्नोस करेंगे। और ये इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली 90 से 94% जो है ना वो इम्पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। अब जब इम्पोर्ट है तो हम टोटली डिपेंडेंट हैं डॉलर्स पे, और डॉलर्स स्टेट बैंक कहता है जी हमारे पास है नहीं। तो हाँ, थोड़े ही दिनों के बाद हम बार बार ये कह चुके हैं लोगों को कि ये शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, आपके हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपकी डायग्नोस्टिक लैब्स बंद हो जाएंगी। शुरू हो जाएगी कि हो चुकी है ऑलरेडी? देखिए ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसलिए कि शिपमेंट्स तो आ ही नहीं रही हैं, लेकिन क्योंकि हम इंपोर्टर्स हजरात या क्योंकि रनिंग आइटम्स होते हैं तो हम थोड़ा बहुत स्टॉक रख लेते हैं। तो हम ये बार बार इनसे कह रहे हैं कि अगर अगले 15 दिनों में आप लोगों ने ये एलसीज या बैंक कॉन्ट्रैक्ट हमारे नहीं दिए तो ये इतनी शॉर्टेज हो जाएगी कि फिर अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स और आपकी डायग्नोस्टिक लैब्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी। तो बहुत बड़ा लैब्स में, और आप बिल्कुल टेस्ट नहीं करवा सकते। जब हम सप्लाईज नहीं दे रहे होंगे उनको तो कैसे वो करेंगे, रन करेंगे मशीन? अच्छा, क्योंकि सर मसूद साहब आप एफपीसीसीआई में भी एक्टिव हैं और आप माशाल्लाह से आपका ऐसा करियर है कि आप पावर सेक्टर में भी रहे हैं, तो जो इस वक्त करंट सिचुएशन है मुल्क की इकोनॉमी की, वो कितनी अलार्मिंग है, कितनी खतरनाक है आपकी नज़र में? देखिए, हमें कोई रे ऑफ होप नज़र नहीं आ रही। अगर हमें एज ए इंडस्ट्री ये पता हो कि यार महीने में 2 महीने में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि हमारी अगर इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं मेडिकल डिवाइसेस की, तो हमारे पास आगे कोई लाहेमल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड हैं। हम स्टेट बैंक से बात करते हैं, स्टेट बैंक ने कहा जी हमने प्रायोरिटी पे आप लोगों को दे दिया मेडिकल डिवाइस। उन्होंने जब वो लेटर निकाला उस लेटर्स के अंदर लिख दिया सर्जिकल्स और ओब्लिक स्टंट्स। तो हम इसका कहते हैं कि जी सर्जिकल्स नहीं है, खाली मेडिकल डिवाइसेस में डायग्नोस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहता है जी स्टेट बैंक ने क्योंकि सर्जिकल और स्टंट्स लिख दिया है तो आप तो मेडिकल डिवाइस वाले इसमें नहीं आते, तो आप लोगों की एलसीज या बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मेडिकल डिवाइसेस यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता, पहले उनको समझाना पड़ता है कि मेडिकल डिवाइसेस हैं क्या, क्योंकि वो सब मेडिसिन तो समझ लेते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट समझ लेते हैं, मेडिकल डिवाइसेस मुझे आपकी बातों से लग रहा है समझ नहीं आया। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। इवन हमें रजिस्ट्रेशन में ड्राइव के पास भी हम गए, तब भी उनको ये हमें बताना पड़ा कि मेडिकल डिवाइसेस जो है ये पूरी एक इंडस्ट्री है। इसी तरह जनरल पब्लिक वो यही मेडिसिन की ज़्यादा बात करती है, तो बैंकों को भी अभी हमें ये समझाना पड़ रहा है कि भाई ये सारे के सारे जो हैं मेडिकल डिवाइसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स, इसकी एलसीज को प्रायोरिटी पे कीजिए। और लास्ट जब हम एफपीसीसीआई में स्टेट बैंक के गवर्नर से मिले थे तो उनको कहा, उन्होंने वर्बली तो हमें कह दिया कि हमने कह दिया है बैंकों को कि आपकी मेडिकल डिवाइस या हेल्थ केयर या डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को पहले प्रायोरिटी पे एलसीज खोली जाएं या बैंक कॉन्ट्रैक्ट खोले जाएं, लेकिन बैंक्स मानते नहीं। वो कहते हैं हमारे पास रिटर्न में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टेट बैंक की तरफ से। मसूद साहब, ऐसी सूरत हाल में आके आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि यार अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में भी कोई चीज़ बना ली जाए, थैली से आगे बढ़ जाएँ, पान गुटके से आगे बढ़ जाएँ, कुछ अच्छी चीज़ बना लें? देखिए, हमने बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज भी किया। जब ये पेंडेमिक हुआ था उस वक्त हमने, हमारी इंडस्ट्री ने लोगों के साथ मिलके वेंटिलेटर्स से लेकर और मास्क, आपने देखा होगा उस वक्त कितने लोगों ने मास्क बनाए कि हमारे पास सैचुरेशन हो गई इतनी। अब वो इंडस्ट्री लगी हुई है, मास्क हमारे पास अब इतने वाफिर मिकदार में कब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के, देखिए मेडिकल डिवाइसेस नॉट अ मेडिसिन इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। अगेन मशीनरीज बाहर से आएंगी सारी की सारी, और मशीनरी का वही मकसद कि 84-85 में आप मशीनरी इस वक्त तो इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते। तो हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है इस मेडिकल डिवाइसेस का यही है कि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो। देखिए, इंडिया से लेकर आप टर्की की बात करें, इंडिया कर लें, ईरान में मोस्टली क्या है कि मेडिकल डिवाइसेस वगैरह डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री उनकी लोकल है, इंपोर्टेड तो है ही हैं, आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें, अगर आज हम शुरू करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये 8-10 साल 15 साल वाली प्लानिंग होगी कि हम मेडिकल डिवाइसेस बनानी शुरू करें। पर 8-10 साल 15 साल की प्लानिंग हमें सूट नहीं करती ना सर, हुकूमत चली जाती है 5 साल में, को 5 साल की प्लानिंग बनाए सर। सब प्लानिंग उसका यही हल है जो हम बात करते हैं कि इकोनॉमिकली एटलीस्ट सारी हुकूमत मिलके एक इकोनॉमी वाला जो सेटअप है वो हमें बता दें कि जी अगले 5 सालों में 10 सालों में ये लाएमल होगा, जो अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। इसी वजह से कोई हिम्मत नहीं कर रहा है मेडिकल डिवाइसेस में। दूसरी वजह ये है कि हमारी खपत, देखिए बहुत ज़्यादा जो है ना मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में, मेडिसिन की तो खपत बहुत ज़्यादा है,
तो ये अगर हम बनाएंगे तो हम इसको फिर एक्सपोर्ट करेंगे, फिर उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल लैब्स और ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म। पाकिस्तान छोड़ने का दिल तो नहीं चाह रहा आपका? ये वो सवाल है जो हमारे बच्चे अब हमसे पूछते हैं, क्योंकि हमने तो पूरी टाइम यहाँ लगा दिया। ग्रीन जैकेट भी ऐसी है कि वो लग रहा है कि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर यू स्टिल इन लव विद पाकिस्तान? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली पाकिस्तान ने हम बने और पाकिस्तान से ही हम सारे मोहब्बत करते हैं और हमें पाकिस्तान ने ही हम कुछ बनाया है। लेकिन अब बच्चों के लिए, हमारे लिए हम क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, वो जब सवाल करते हैं कि अब हम क्या करें, तो वो एक मुश्किल काम है। सोचना पड़ता है, बिल्कुल सोचना पड़ता है। सर, आपने बताया कि आप माशाल्लाह से आपकी ख़ुद की कितनी बड़ी जर्नी रही है, आपने इतना बड़ा एक टाइम पीरियड लगाया, इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान में पूरे एक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं मेडिकल डिवाइसेस सप्लाई के। तो पहले जब इतनी मेहनत की पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, और अब ये हालात देखते हैं तो क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए आगे? क्योंकि डेफिनेटली यही सवाल हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे, तो वो भी ये सोचते हैं कि अब क्या करें। देखिए, अफसोस होता है ये सिचुएशन देख के कि क्योंकि हमने तो जो वो पाकिस्तान या जिस तरह हमने मेहनत करके यहाँ तक लाए हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। अनफॉर्चुनेटली हम डॉलर्स हमारे पास है नहीं, और हम सारा का सारा इंपोर्ट बेस्ड हमारी इकॉनमी है, और उसकी वजह से बहुत मुश्किल। कोई लास्ट मैसेज इमरान खान को, आसिफ अली जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, इसहाक डार साहब को दे दें, अभी वक्त है। देखें, सिर्फ एक ही मैसेज है कि भाई पाकिस्तान के बारे में सोचिए, अपनी लड़ाइयाँ बाद में, पावर पॉलिटिक्स बाद में हो जाइए, पहले पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर लीजिए। सब ये बेहतर होगी तो पाकिस्तान भी है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो इन सब की सियासत भी नहीं है और हम भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा मसूद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। अल्लाह करे हुक्मरानों को, अरबाब इक़्तिदार को और पॉलिसी बनाने वालों को होश आ जाए, नहीं तो पाकिस्तान की होश उड़ जाएंगे। होश उड़ गए हैं तलहा ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे अरबाब इक़्तिदार को सिर्फ पावर चाहिए, उनको इक़्तिदार चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कुर्सी का नशा कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, मुल्क के हालात क्या हैं, गरीब आवाम रो रही है, तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने शो में कुछ हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, जिससे हम कपिंग थेरेपी कहते हैं। हजामा यकीनन सुन्नत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करना चाहिए। और जब मैंने हजामा करवाया और मैंने वो अपना कहते हैं ना गंदा वाला खून निकलते हुए देखा, वो डार्क ब्लैक कलर का ब्लड था, तो मैंने कहा यकीनन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और जरूर करवाना चाहिए। और हमारे साथ दो बड़े प्यारे इंपॉर्टेंट मेहमान भी हैं डिस्कस करने के लिए हजामा को इस वक्त। हमारे साथ मौजूद हैं कौन? डॉक्टर यूसुफ एंड डॉक्टर हुमैरा, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप दोनों से पहला सवाल जो मैं करना चाहूंगा वो यही है, आप लोगों ने हजामा के क्या रिजल्ट्स देखे, क्यों आप रेकमेंड करती हैं हजामा को, क्या इसकी खासियत है, हदीसों में क्या बताया गया इसके बारे में? डॉक्टर यूसुफ पहले आप बताइए। मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोल न्यूज़ के मैनेजमेंट का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया इस अहम टॉपिक पे कि मैं बता सकूं कि हम अपनी सेहत को किस तरह बेहतरीन हालत में रख सकते हैं। वीवर्स, सेहत के बारे में, इलाज मुआलिज के बारे में जितनी बात की जाए कम है। बहुत सारे मेडिकल साइंस ने तरक्की की है और बहुत सारी ट्रीटमेंट दरियाफ़त हुई है। हर ट्रीटमेंट की अपनी जगह पे अहमियत और अफदियत है, किसी ट्रीटमेंट से हम उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस ट्रीटमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये वो ट्रीटमेंट है जिसमें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम है कि बेहतरीन दवा जिससे तुम अपना इलाज करो वो हिजामा लगवाना है। दूसरी हदीस में फरमाया कि मरज़ुल मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। एक और हदीस में फरमाया जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिराज के वाक़े का जिक्र करते हुए फरमाया कि मेरी जिस जमात पे, फरिश्तों की जिस जमात पे गुज़र हुआ, हर जगह पे मुझे ये बताया गया कि आप अपनी उम्मत को हिजामा का हुक्म फरमाएं, यानी हिजामा करवाने का हुक्म दिया गया। तो वीवर्स, मेडिकल तालिब इल्म के ज़माने से पहले मेरा ख्याल था कि ये जो सुन्नत तरीके हैं, इस्लामी अहकामात हैं, इस पे चलने से या इस पे अमल करने से आखिरत की ज़िंदगी संवर जाती है। लेकिन मेडिकल फील्ड में आने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि हम इस्लामी तालीमात और सुन्नत तरीक़ों पे अमल करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी सेहत को बेहतरीन हालत में रखेंगे, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ बेहतरीन हालत में होगी। आपने सुना होगा, आपके मुशाहिदे में होगा कि जितनी भी सुन्नत तरीक़ों पे रिसर्च हुई है, हर रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि इसमें फ़िज़िकल फ़वाइद मौजूद हैं। कोई भी ऐसा सुन्नत तरीका नहीं है जिसमें सुन्नत के बेहतरीन फ़वाइद ना हों। अभी इस पे हिजामा के बारे में बात करूंगा, ये जो हमारा असल टॉपिक है।
ये हमारे लिए सुन्नत तरीका इलाज है, लेकिन गैर मुस्लिम के लिए सुन्नत तरीका इलाज नहीं है। बट इवन देन वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और मुख्तलिफ ममालिक में न सिर्फ ये प्रैक्टिस में है बल्कि ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के तलबा हैं उनको पढ़ाया भी जाता है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ है और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। इसमें न सिर्फ प्रैक्टिस में है बल्कि पढ़ाया भी जाता है। उसके अलावा ये अमेरिका की एक पब्लिक लाइब्रेरी है, यूएस पब्लिक लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में 2012 में 135 तजुर्बात किए हिजामा के ऊपर। आफ्टर 135 तजुर्बात उन्होंने जो बात सामने आई है वो ये उन्होंने बताया रिपोर्ट में कि हिजामा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके अलावा फिर मिस्र के डॉक्टर साले हैं, उन्होंने हिजामा के ऊपर रिसर्च की। उनकी तहकीक के बाद उन्होंने ये कहा कि ये एक माइनर सर्जरी है और इनके जो तरीक़ाकार है वो गुर्दे, जिस तरह गुर्दे फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ये उसके मुशाबा है, या फिर जो पीप वाली दाना है उसको जब हम सर्जरी से ड्रेनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, उसके मुशाबा है, उसका तरीक़ाकार है। सही डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इससे कितने इलाज मुमकिन है डॉक्टर साहब? इलाज हिजामा के दो मेन प्रिंसिपल हैं। जी ये मैं देखिए, जब मैं आपको उसूल बताऊंगा तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इससे कितनी बीमारियां ठीक होती हैं। ये मेनली दो उसूलों पे काम करता है जी। एक ये कि ये हिजामा ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। सेकंड, ये जो टॉक्सिन होता है, फासिद मवाद होता है, कॉजेटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उसको रिमूव करता है। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर हुमैरा से बात करना चाहूंगी, रिलीज करता है, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे डॉक्टर हुमैरा ये बताइएगा कि खवातीन अक्सर हजामा करवाने से डरती हैं कि कट्स लग जाते हैं या थोड़ा जख्म बन जाता है। अलबत्ता ये काफी तमाम बीमारियों का भी इलाज है। कहते हैं कि माइग्रेन का इलाज भी नहीं किसी से हो पाता, वो हजामा करवाने से माइग्रेन का इलाज भी हो जाता है, आपका किडनी का इलाज भी हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है? बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है। जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगी कि ख़वातीन के जो मसाइल में है, ज़्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं वो गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं, जिसमें बच्चियों के हार्मोनल की इम्बैलेंसमेंट होती है। उसके कई रूट काजेज़ होते हैं। उसमें होता ये है कि जो इनमें से जो मेन रूट कॉज है वो है हमारी पुअर लाइफस्टाइल, कि जिसने ना हमारे फिज़िकली हेल्थ को डिस्टर्ब किया है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत मुतासिर हुई है। हमारे पास जो बच्चियां आती हैं उनके पीरियड्स की रेगुलरिटी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके डिस्टर्ब हुए होते हैं, और या तो उनके पीरियड्स लेट आते हैं या फिर पीरियड्स उनके होते नहीं हैं। सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हजामा कितना ज़रूरी है और इससे काफ़ी सारे इलाज आप करवा सकते हैं, जो हमें लगता है कि मेडिकल इंडस्ट्री में मुश्किल है लेकिन यहाँ पे मुमकिन है। जरूर करवाइए। और प्रोग्राम अब तमाम होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।